भारतीय संविधान। राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। प्रश्न 1 है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन में माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो उत्तर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? उत्तर है बी, जन्म। दयानंद सरस्वती मूलशंकर 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो उत्तर है ए, वीर बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरण कर लिया गया? तो उत्तर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। प्रश्न नंबर 6 है, सावरकर जुड़े थे? तो उत्तर है सी, हिंदू महासभा से। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता, हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो उत्तर है सी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत के प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं की विधि बनाने का अधिकार भी दिया। इससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। प्रश्न नंबर 8 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तथा तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर है लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1800
1978 में लॉर्ड लिटन तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। प्रश्न नंबर 9 किसका भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर काल कहा जाता है? तो उत्तर है सी यानी लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों के राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए भी लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, जो भारतीयों की मांग के विपरीत 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 के शासनत्र अधिनियम भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुर काल के रूप में परिभाषित किया गया। प्रश्न नंबर 10 है वेदों की ओर लौटे एक दयानंद सरस्वती ने कहा है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने, करो मरो महात्मा गांधी ने और इंकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह। प्रश्न नंबर 11 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष है तो जॉर्ज यूले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज लूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता की। प्रश्न नंबर 12 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामवाद आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 13 है भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवाद दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सांसद चुने गए। अपने प्रवास 1855 से 1869 के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा इंडियन ईस्ट इंडिया सोसाइटी नामक संस्थाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो उत्तर है ए वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। ये उत्तर संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। यानी वह नरमपंथियों को उद्देश्यों एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया। कांग्रेस नेतृत्व आवेदन निवेदन नीति और असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस की युवा नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। शेष विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बाड़ी वाला कहा जाता है? तो उत्तर है बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में अग्रणी पंक्ति के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हें चांदी की बाड़ी वाला वक्ता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो उत्तर है बी यानी जी के गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों को ही पवित्र में विश्वास रखते थे।
गोखले की इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। प्रश्न नंबर 17 है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो उत्तर है 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 18 है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर है ए 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। प्रश्न नंबर 19, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है इसी स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 20 है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो उत्तर बी, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। उत्तरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने उसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसा केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एक दूसरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। प्रश्न नंबर 21 है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है बी, मार्ले मिंटो सुधार। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मॉर्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जनरल मॉर्ले के विचारों में सहयोग थे। इनके द्वारा ही सुधारों के लिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 22 है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो उत्तर है सी, 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इसमें अलग कर दिया गया। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के संबंधित है? तो उत्तर है सी, लोकमान्य तिलक। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ वापिस्ता एवं सचिव एनी सी केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों के जी खारपड़े, मुंजे एवं करऊंकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से 1907 से 1983 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में
कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। प्रश्न नंबर 25, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुयायी हुआ? तो उत्तर है ए, चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया। चंपारण में किसानों की 1 बीघा जमीन के 3/20 के भाग पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद शामिल है? तो उत्तर है डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों के दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नर को असुरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकहीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिले। प्रश्न नंबर 27 है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई? उत्तर है बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट उपयोग किया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल के 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? उत्तर है बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। प्रश्न नंबर 29 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो उत्तर है बी, यानी 1919। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में किस वर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन जन संगठित आंदोलन का रूप है? उत्तर है डी, यानी 1919। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ दिखाया। प्रश्न नंबर 31 है, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है ए, तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रीयवादी आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्मचारों का एक वर्ग लगातार ज़्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो गया था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते ने पहले ही तैयार कर दी थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप में सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्राप्त की गई व्यवहार से क्षुब्ध थे। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर इसके थ्योर्स ले लिए। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे।
इस मुस्लिमों ने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया। इसी संदर्भ में अली बंधुओं मौलाना आज़ाद हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफ कमेटी बनाई गई। इसके साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्राप्त करना था। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन गलत है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने की विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने का सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता एवं उनके अनुयायी कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। जबकि अन्य विकल्प में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया। 1928 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। गांधी जी से एक सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सही है। प्रश्न नंबर 33 है, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सा गठित किया? तो उत्तर है सी हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के कारण सरकार को दोषी नहीं बतलाया गया। प्रश्न नंबर 34 है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता थी। असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता 1, नामित पदों से त्यागपत्र देना सही है और विधि का बहिष्कार सही है और न्यायालयों का सरकार के बकाया करों का सरकार के न्यायालयों का बहिष्कार सही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सदनों, विधायिका का पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। प्रश्न नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन के एजेंडों में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो उत्तर है सी, यानी कानून की अवधारणा। असहयोग आंदोलन के कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। कानूनों की अवधारणा संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन कार्यसूची में नहीं। प्रश्न नंबर 36 है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की? तो उत्तर है बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, तब उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं है, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। प्रश्न नंबर 37 है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो उत्तर सी, काउंसिलिंग प्रवेश। चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषद का बहिष्कार बंद करे। इन काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की।
प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो उत्तर है सी, यानी डॉक्टर M.R. जयकर। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में C.R. दास, मोतीलाल नेहरू की डॉक्टर M.R. जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, जबकि गोखले एवं जीवी तिलक भी स्वराज पार्टी की स्थापना से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 39 से, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? उत्तर है बी, 1924 में। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। प्रश्न नंबर 40 से, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो उत्तर है डी, यानी भूमि कर में अधिक वृद्धि। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और राष्ट्र सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 41 से, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? तो उत्तर है इसका डी, सिंध का मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। नेहरू समिति रिपोर्ट में अगस्त 1928 में पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा। उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था हो, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों का आरक्षण हो, अवशिष्ट शक्तियों केंद्रों को इत्यादि। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? तो उत्तर है सी, मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकार का प्रयोजन संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों में ही प्रबल विचार माना जाता था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर 43 से, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर ए सही है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया था। प्रश्न नंबर 44 है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया? तो उत्तर है डी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। प्रश्न नंबर 45 है, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? उत्तर है डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1919 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया। प्रश्न नंबर 46 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ किया। तो उत्तर है बी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 यानी 78 चुने हुए यात्री साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इसी प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधी जी की वादी नेता CR राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य नामक यात्रा की। प्रश्न नंबर 47 है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? तो उत्तर ए, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। प्रश्न नंबर 48, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो उत्तर है ए, मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनैतिक विचार चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 49 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंततर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है पेशावर। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 50 है, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? उत्तर ए, एम के गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपना पहला आरक्षण आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 के यवर्दा जेल में करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 51, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है तो 3 प्रकार की। अहिंसा का शाब्दिक हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम, मनसा अर्थात मन से किसी का अहिंसा अहित न सोचना। द्वितीय, वाचा किसी को कटुवाणी का प्रयोग आहत न करना। तृतीय, कर्मणा कर्म द्वारा भी किसी का आहत न करना। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है? तो उत्तर है सी, स्वशासन। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी को पूर्णतः स्वराज, हिंद स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। सही विकल्प बताइए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। उत्तर है इसका सी, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल देते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो उत्तर है ए, 1935 भारत सरकार अधिनियम। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध प्रकार संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, 7 केंद्र एवं प्रांतों के शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायपालिका की स्थापना। प्रश्न नंबर 55 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रश्न नंबर 56 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो उत्तर है डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया। प्रश्न नंबर 57, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से
प्राप्त हुआ? तो उत्तर है 1935 से। प्रश्न नंबर 58 है, अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? तो उत्तर है बी यानी 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना अगस्त 1936 में की गई। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो उत्तर है बी जगजीवन राम। संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं विभूति सम्मिलित है। उसमें भारत में भिन्न दलों के अध्यक्ष नेता शामिल थे। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जवाहरलाल अखिल भारतीय दलित वर्ग, जगजीवन राम अखिल भारतीय अनुसूचित संघ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि थे। प्रश्न नंबर 60 है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है? उत्तर है डी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 61 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो उत्तर है सी 1938 में। कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। पुनः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे।